हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या सब जानने वाले हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे ऑपरेशन द्रोणगिरी के बारे में। दूसरा, जो पहला बोडोलैंड महोत्सव हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा, एपीएफओ का जो स्थापना दिवस मना है उसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी है एलएमबी लाइसेंस को लेकर के, उसके बारे में जानेंगे। एडवांस एयर मोबिलिटी रिपोर्ट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। मोडी की ग्लोबल रेटिंग ने भारत के बारे में क्या प्रेडिक्शन करी है वो जानेंगे। नेपाल ने किस तरह से बांग्लादेश को अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल की है और भारत का क्या योगदान है उसके बारे में समझेंगे। एयरपोर्ट अवार्ड 2024 जो है किसे दिया गया है वो जानेंगे। 2036 का ओलंपिक्स कहां पे होने वाला है और क्या है वो मैटर उसको जानेंगे। और नेशनल नेचुरोपैथ डे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक्स हम लोग को कंप्लीट करने हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला जो है, ऑपरेशन द्रोणगिरी का संबंध किससे है। ठीक है, तो ऑपरेशन द्रोणगिरी जो है मेनली जो जियो स्पैटिकल डाटा है, ठीक है, जियो स्पेशल डाटा है उसको लेकर के ये ऑपरेशन द्रोणगिरी चालू किया गया था। ठीक है, यानी कि आज के टाइम में जो है जमीन वगैरह का विवाद काफी ज्यादा रहता है, चाहे वो जीविकोपार्जन को लेकर के हो या एग्रीकल्चर फील्ड हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, सब में जो है हमें लैंड के डाटा की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाई थी, जियो स्पेशियल पॉलिसी, जिसमें लैंड का सर्वे वगैरह जो है सैटेलाइट गाइडेंस वगैरह से लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के कि किस तरह से जो है हम सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन का लैंड सर्वे वगैरह करवा करके उस जियो स्पेशल डाटा का जो है हम किस तरह से एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें यूज कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन द्रोणगिरी जो है संबंधित है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी से। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो जियो स्पेशियल जो ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो है इसमें मेनली पहले फेज में यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में वर्क किया जाएगा। मेनली 3 सेक्टर को फोकस किया गया, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, कृषि के लिए, जीविकोपार्जन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो है इसका जो 3 सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो नोडल एजेंसी है इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। और वर्तमान में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है अभी केंद्रीय मंत्री है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, तो ये जियोस्पेशियल डाटा से रिलेटेड है ऑपरेशन द्रोणगिरी। ठीक है, समझ गए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बोडोलैंड का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो बोडोलैंड आप जानते होंगे कि असम में कुछ क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, असम का 5 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके जो है एक अलग से, क्योंकि वहां पे एक समुदाय रहता है बोडो समुदाय, बोडो समुदाय, और जिन क्षेत्रों में बोडो समुदाय रह रहा है उन क्षेत्रों को एक करके जो है एक अलग से एक नाम दे दिया गया बोडोलैंड का। ठीक है, वैसे यहाँ के लोगों का डिमांड है कि यहाँ जो है एक अलग राज्य की स्थापना की जाए, बोडोलैंड नाम से ही वो राज्य हो जहाँ बोडो का जो समुदाय है उसके लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में जो है इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है पहला बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया था न्यू दिल्ली में, ताकि बोडो लोगों के जो कल्चर है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उस सब को बूस्ट किया जा सके, वो सब देश जाने, दुनिया जाने। ठीक है, और उनके कल्चर को संभाला जा सके, सहेजा जा सके। ठीक है, बोडोलैंड, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव न्यू दिल्ली में किया गया। बोडोलैंड क्या समझ गए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसको मिला, जहां बोडो समुदाय रहता है और वहां के लोगों को मिला करके ही बोडोलैंड का अभी ऑफिशियली गठन नहीं है, सिर्फ बोलचाल की भाषा में बोडोलैंड का वो कहा जाता है। ये बोडोलैंड जो है एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, पॉलिटी में आप लोगों ने स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो ये वही स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर लक्ष्मण आचार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं हम, बोडोलैंड का संबंध किस राज्य से है। तो बोडोलैंड का संबंध जो है किससे है,
असम से है। ठीक है, बॉर्डरलैंड इज रिलेटेड टू विच स्टेट? असम। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ है? ठीक है, ईपीएफओ का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ है? ठीक है, तो ईपीएफओ का जो गठन है वो 1952 में हुआ था। ठीक है, 1951 में ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन गठन जो है ये 1952 में हुआ था। थोड़ा सा और हम लोग ईपीएफओ के बारे में जान लेते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय जब जॉब ज्वाइन करता है उसका कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफओ में जमा होते रहता है उनके कंट्रीब्यूशन के तौर पे। ठीक है, और एक फ्यूचर के लिए एक सेविंग की तरह जो है ये काम आता है। ठीक है, ये जो ईपीएफओ है और ये जो समारोह हुआ है वो केंद्रीय श्रम और रोजगार युवा मामले मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो फॉर्म्ड है ये संस्थान ईपीएफओ 4 मार्च 1952 को फॉर्म किया गया था, लेकिन इसका जो शुरुआत है 15 नवंबर को ही माना जाता है। ठीक है, इसलिए हर 15 नवंबर को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और यही स्थापना दिवस इस बार भी 72वां ये स्थापना दिवस मनाया गया था ईपीएफओ का। ठीक है, तो आप कुछ फैक्ट याद रखिएगा। फॉर्मेशन इसका 4 मार्च 1952 को हुआ था। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, भविष्य निधि भवन दिल्ली में है। ठीक है, 15 नवंबर को हर वर्ष जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है ये ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, एम्प्लॉय के फ्यूचर सेविंग्स रिलेटेड ऑर्डिनेंस आया था ईपीएफओ नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो ये काफी न्यूज में था। आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और संजीव खन्ना जो है ये सुप्रीम कोर्ट के 51वें न्यायाधीश बन गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 51वें न्यायाधीश बन गए डॉक्टर संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। ठीक है, इनको अगर पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति ही जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाने का काम करता है। तो याद रहेगा आपको, संजीव खन्ना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और 51वें चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ जो है 50 में थे, ये 51 में है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाना होता है तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। तो न्यूज में क्यों है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है ये संजीव खन्ना जी हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक डिसीजन दिया था और काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन था। जो एलएमवी जिनके पास लाइसेंस होता है लाइट मोटर व्हीकल का, ठीक है, अगर आप बाइक वाइक ये ड्राइविंग करते हैं तो लाइसेंस वगैरह के बारे में जानते होंगे। जो एलएमवी लाइसेंस होता है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि एचएमवी गाड़ी को जो है वो नहीं चला सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो एलएमवी गाड़ियां हैं अगर कोई ऐसा ड्राइवर चला रहा है जो ऑथराइज्ड नहीं है और एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम डिनाई कर देती है कि जो ड्राइवर चला रहा था ये कंप्लीटली ड्राइवर की गलती थी, वो ऑथराइज्ड नहीं था चलाने का, इस कारण से ये एक्सीडेंट हो गया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे संज्ञान लिया, यहाँ पे केस चला और अंततः डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा ये निर्णय किया गया कि जिनके पास भी एलएमवी लाइसेंस है, ठीक है, वो हर उस गाड़ी को चला सकते हैं जिसका वेट 7500 केजी तक है। ठीक है, हर गाड़ी को चला सकते हैं। कहां तक? वेट जो है 7500 केजी तक रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है और जल्द से जल्द जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड करने का ऑर्डर भी दिया गया कि आप जल्द से जल्द जो है ये इस एक्ट को अमेंड कीजिए ताकि लोगों को सहूलियत हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी के मनमानी के विरुद्ध जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये डिसीजन दिया था कि एलएमवी लाइसेंस धारक 7500 केजी तक का वेट वाला गाड़ी चला सकते हैं, उनके लिए उनको अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसलिए ये न्यूज में था। ये संजीव खन्ना है 51वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो जब भी करंट अफेयर का क्लास होता है एक टॉपिक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आ ही जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज में क्यों है थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ये फाउंडर हैं क्लाउस श्वाब हैं।
हेडक्वार्टर कोलोजनी स्विट्जरलैंड में है और 24 जनवरी 1971 को जो है फॉर्मेशन हुआ था इसका। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई गवर्नमेंटल संस्थान नहीं है, ये विभिन्न देशों के प्रतिनिधि का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। विभिन्न आर्थिक मुद्दों पे ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, किस देश में क्या कमी है, क्या बढ़त हुई, इस सब के बारे में अपना रिसर्च देता है। तो रिसर्च बेस्ड इसका जो है रिपोर्ट्स रहता है। ठीक है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है, द स्काईवेज टू द फ्यूचर ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस एयर मोबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, एडवांस एयर मोबिलिटी का मतलब है जो ट्रेडिशनल हम लोग के पास एयर मोबिलिटी के साधन है, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, उससे अतिरिक्त जो एडवांस आप जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है एडवांस एयर मोबिलिटी में आता है, जो नया इस तरह का सिस्टम जो है शुरू हो रहा है और बेंगलोर वगैरह के इलाके में ये जो है शुरू भी हो चुका है। ठीक है, मिनी हेलीकॉप्टर की तरह लगता है। ठीक है, तो ये जो स्काई वेज है ये शुरू हो चुका है और आने वाले समय में इस रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट दिया गया, आने वाले 15 साल में जो है भारत में डेली 1 लाख फ्लाइट्स होंगी। ठीक है, छोटे बड़े को मिला करके डेली 1 लाख फ्लाइट्स जो है वो चलेंगी। 1000 नए जो है ये एरोप्लेन्स वगैरह जो है शामिल होंगे। ठीक है, तो भारत में एविएशन का फ्यूचर बहुत ज्यादा है। आप खुद सोच के देखिए, यदि आपको पटना से दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर इस तरह का एक मिनी हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाए आपको बजट रेट में, मेट्रो वगैरह के रेट में, तो आप निश्चित ही इससे ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को जो है अब कम समय में ज़्यादा मोबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो आने वाले समय में एडवांस एयर मोबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है और इसी चीज़ को जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है हाईलाइट किया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, ग्लोबल रेटिंग कंपनी मूडी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो पहले समझते हैं हम लोग ग्लोबल रेटिंग कंपनी होती क्या है, रेटिंग कंपनी होती क्या है। तो जैसे ही आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपका सिविल चेक करती है। ठीक है, तो सिविल क्या है? ये भी एक रेटिंग है जो बताती है कि ये आदमी या ये बिजनेस में पैसा देना सेफ है या अनसेफ है। ठीक है, तो उसका अपना स्टैंडर्ड रहता है कि कितने दिन में वो रिटर्न करना है, वो बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, इस पे जो है वो रिसर्च करता है। ठीक, तो उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो है कुछ कंपनी ऐसा है, जैसे मूडी है, S&P है, ठीक है, फिच है, ये सब कंपनी जो है इंटरनेशनल ग्लोबल रेटिंग कंपनी, ये देशों का आकलन करता है। ठीक है, कि इस देश में जैसे आप कोई पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है, तो उसको पहले से ही सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का क्या फ्यूचर है। चाइना में पैसा डाल रहा है, तो उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि चाइना में पैसा का क्या फ्यूचर है। उसी तरह से जो है मूडी कंपनी क्या करती है, देशों का रेटिंग करती है कि इस देश का जो है ग्रोथ काफी अच्छा होने वाला है। अब जैसे ये कंपनी अगर ये कह दे कि भारत का ग्रोथ बहुत ज्यादा संभावना है, तो सारे दुनिया के लोग ये सोचेंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी कंट्रीज है, वो अपना पैसा जो है भारत में लगाना चाहेंगे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट्स का काफी इफेक्ट होता है। तो मूडी भी जो है एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। मूडी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, जॉन मूडी इसके फाउंडर थे और 1909 में जो है इसका गठन किया गया था। इसके अनुसार जो है इंडियन इकोनॉमी एक स्वीट स्पॉट में है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एक स्वीट स्पॉट में है। स्वीट स्पॉट मतलब अच्छे स्थान पे है ये। ठीक है, पिछले साल के हिसाब से इस साल GDP में जो है 7.2% ग्रोथ की ये ग्रोथ को जाहिर किया गया कि इतना ग्रोथ होना है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जो है आज अर्थव्यवस्था अस्थिर चल रही है, किसी देश का कोई पता नहीं, हर देश जो है कंगाली के कगार पे खड़ा है। लगभग सारे देश में जो है अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रो होना, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेपाल ने भारतीय ग्रिड की सहायता से किस देश को बिजली बेची है? ठीक है, तो नेपाल ने जो है ग्रिड की सहायता से, भारतीय ग्रिड की सहायता से जो है बांग्लादेश को जो है अपनी बिजली सप्लाई की है। ठीक है, ये तीनों देशों के साथ जो है एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था पिछले कुछ महीने पहले। ठीक है, ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के साथ जो एक ट्रीटी साइन हुआ था पहले ही, जिसमें भारत जो है नेपाल के रास्ते जो है बांग्लादेश में
नेपाल को ये ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड करेगा और यहाँ से जो है बांग्लादेश में जाएगा। तो तीनों देश जो है इसमें शामिल है, ठीक है, ताकि तीनों देश में जो है दोनों देश में यानी नेपाल में और बांग्लादेश में, दोनों ही देश में ऊर्जा की आबाद आपूर्ति हो सके, ठीक है। नेपाल की यदि हम बात करी जाए तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट है और नेपाली रुपये यहाँ पे चलता है। केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल ढाका है, बांग्लादेशी टका यहाँ चलता है और अभी जो है प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है, प्राइम मिनिस्टर अभी शेख हसीना है, लेकिन वो निर्वासित है, वो भारत में ही रह रही है, वहां पे अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है यूनुस के द्वारा, मोहम्मद यूनुस जो है उस गवर्नमेंट को चला रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024 किस हवाई अड्डे को मिला है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है इस साल का, ये GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है, ठीक है। GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। ये GMR कंपनी और हैदराबाद एयरपोर्ट का अपना जॉइंट वेंचर है, जो उस पूरे एयरपोर्ट का जो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है GMR कंपनी ही देखती है, ठीक है। तो मेन क्या है कि हैदराबाद एयरपोर्ट ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ ऐसी चीजें लॉन्च की है जो पूरे दुनिया में जिसको सराहा जा रहा है, जैसे कि ये स्मार्ट ट्रॉली है, ठीक है। तो वहां पे जो है एयरपोर्ट पे जो ट्रेडिशनल ट्रॉली थी जिसमें सिर्फ सामान रख के चला जाता था, अब वो नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट ट्रॉली है। ये गाइड कर देगा कि ये सामान को किधर लेके जाना है, क्या रास्ता है, नहीं रास्ता, वो सारा जो है इससे गाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बार का जो एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड है 2024 का, ठीक है, सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी में ये अवार्ड जो है जाता है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत ने किस वर्ष के ओलंपिक होस्टिंग के लिए इच्छा जाहिर की है, ठीक है। तो ओलंपिक होस्टिंग हम जानते हैं कि 4 साल के अंतराल पे होता है, तो भारत ने जो है 2036 का जो है ये होस्टिंग के लिए ये अपना लेटर ऑफ इंटेंट दिया है ओलंपिक कमीशन को कि 2036 का ओलंपिक जो है भारत में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें दो चीज हो सकती है। ये जो ओलंपिक होगा 2036 में, तो ये पूरी संभावना है कि ये अहमदाबाद में होगा, ठीक है, अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ का वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में ही है, ठीक है। तो ये यहीं पे होने की पूरी चांसेस है, ठीक है। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेचुरोपैथी नेशनल होगा यहाँ पे, नेशनल नेचुरोपैथी डे कब कब मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल नेचुरोपैथी डे जो है नवंबर 18 को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है, जो हमारे यहाँ जड़ी बूटियों की खान है, जो आयुर्वेद है पहले से यहाँ पे काम कर रहा है, उसी को जो है बूस्ट करने के लिए, उसका महत्व को दर्शाने के लिए हर साल जो है 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे जो है मनाया जाता है, ठीक है। ये जो मनाया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जो प्रताप राव यादव है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आयुष के, ठीक है। तो नवंबर 18 याद रखिएगा, नेशनल नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस क्लास का जो PDF होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।